अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपफ्रंट, मैं हूँ ज़फ़ीर गनी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात, तहफ़्फ़ुज़ात, ख़दशात और ख़ित्ते का अमन, मुस्तक़बिल क्या होगा मशरिक़ वस्ता का। और ख़ास तौर पे इस वक्त जब तहफ़्फ़ुज़ात हैं ईरान के वाशिंगटन को लेकर, और बार बार ये दोहराया जा रहा है कि चूँकि अमेरिका अपने वादों की पासदारी नहीं करता और वो बिल्कुल एंड टाइम पे डिच करता है। इसके ऊपर सेक्रेटरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, और वो कह रहे हैं कि अमेरिका पर एतमाद नहीं कर सकते। माजी इस चीज़ का गवाह है। कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह ये अमन जो है वो आगे बढ़ सके, और उसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है। हालिया जो दौरा हुआ फील्ड मार्शल का ईरान का, उस दौरे की भी बड़ी अहमियत है, और उस पर ख़ुद ईरान ने यह कहा कि ये इंतहाई नतीजा खेज़ दौरा साबित हुआ, और आने वाले वक्त में इसके समरात भी जल्द सामने आएंगे। पाकिस्तान चूँकि इस पूरे ख़ित्ते में जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, डिप्लोमेसी की बात करते हैं, तो उसमें पाकिस्तान का किरदार हमेशा बड़ा मस्बत रहा, और हालिया तारीख़ में तो इस किरदार की पूरी दुनिया मोतरफ़ भी है। इस हवाले से ख़ास तौर पे ईरान का जो इनपुट है उसका भी शुक्रिया अदा किया ईरान ने, और इस बात का के ऊपर ज़ोर दिया कि अमन व अमान ही इस ख़ित्ते की, और न सिर्फ ख़ित्ते बल्कि पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है उसको बेहतरी की तरफ ले जा सकता है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद करार हुसैन शाह साहब, दफ़ाई तज़ियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। डॉक्टर मुन्नवर हसन पावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं आलमी अमूर के। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी शो में। अब ब्रिगेडियर साहब किस तरह देखते हैं फील्ड मार्शल का दौरा ईरान बड़ा इम्पोर्टेंट था, और इसकी जब ख़ुद ईरान की तरफ से भी इस बात की तौसीक़ की गई, और वो कहते हैं कि ये इसके जो समरात हैं वो बहुत जल्द सामने भी आएंगे। पाकिस्तान अपनी अमन के लिए कंट्रीब्यूशन दे रहा है मुसलसल, और ज़ाहिर है पाकिस्तान का किरदार थ्रू आउट रहा इस पूरे अरसे में। इस दौरे को आप किस तरह देखते हैं? दौरा बहुत ही अहमियत का हामिल है, खास तौर पे जो पिछले चंद दिनों में कशीदगी रही अमेरिका में और ईरान में, आपस में इनके तल्लुकात इस स्टेज पे पहुंच गए थे कि जो एतमाद की फिजा इस्लामाबाद एकॉर्ड के MOU के मुताबिक बरकरार होने के बजाय रिवर्स हो गई थी। तो ऐसे में हमें तो यहाँ तक खबर मिली कि खुद ट्रंप की तरफ से दरख्वास्त की गई थी हमारे फील्ड मार्शल को, सैयद आसिम मुनीर को, कि आप जरा जाएं और ईरान की क़यादत से बात करें। और जिस अंदाज से ईरान में उनका इस्तकबाल हुआ, उनकी बात को ना सिर्फ सुना गया बल्कि उसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया गया, इससे तो ऐसे लगता है कि ये दौरा काफ़ी मुफीद साबित होगा। और ईरान का जो मसला है ना ज़फ़ीर भाई, वो ईरान का भी मसला ये है कि यहाँ पे दो तीन किस्म की सोच पाई जाती है। एक ऐसी सोच है जो चाहती है कि जी इस जंग को खत्म कर दिया जाए जल्दी से। एक दूसरी सोच है वो ऐसी है कि जी हमने बदला लेना है और हमारा इतना नुकसान हुआ है, हमारी पहली दूसरी जो है ना लेवल की क़यादत है उसको शहीद कर दिया गया है। और तीसरा जो पासदाराने इनकलाब हैं वो भी इसी अंदाज में सोचते हैं कि उनके जिम्मे अबनाए हुर्मज लगाई गई थी, और वो अभी भी कहते हैं कि जी आखिरी सांस तक हमने अबनाए हुर्मज पे न सिर्फ हक अपना साबित करना है, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान देने को भी तैयार हैं। अच्छा, जहाँ तक अबनाए हुर्मज की बात है तो पूरी दुनिया ईरान के साथ है, सवाए इसके कि दुनिया मुनक़सिम है कि अबनाए हुर्मज के ऊपर कोई टॉल लगाया जाए, कोई टैक्स लगाया जाए। उस पर राय तकसीम है दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक की। लेकिन अगर इस झगड़े को, इस इशू को आराम से बैठ के हल कर लिया जाए तो ये ना सिर्फ अमेरिका के लिए फायदामंद है, ईरान के लिए भी फायदामंद है, और उससे ज्यादा बढ़ के कि हमारे जैसे गरीब ममालिक के लिए फायदामंद है जिनकी मईशत पहले ही ज़बू हाली का शिकार थी, और इस जंग की वजह से
मजीद मुश्किलात पैदा हो रही हैं और मुआशी मुश्किलात मुश्किलात में होते जा इजाफा हो रहे रहा हैं। है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। डॉक्टर मुनव्वर पवर साहब, आप किस तरह देखते हैं एक तो फील्ड मार्शल का ये दौरा, और साथ ही साथ ज़रा खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा हैं, उसको आप किस तरह देखते हैं? और आपको लगता है कि मामलात आहिस्ता आहिस्ता, ज़ाहिर है फौरी तौर पे तो अमल करना मुश्किल होता है, बेहतरी की तरफ जाएंगे? चूँकि ईरान ये बात कह रहा है कि हमें तो भरोसा नहीं है, माजी का हमारा जो तजर्बा रहा अमेरिका के साथ वो कोई इतना खुशगवार नहीं है। सो एतमाद की कमी है, लेकिन उसके बावजूद ये जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। डॉक्टर पवार साहब। पहले तो आपको, ब्रिगेडियर साहब को, आपकी टीम को बहुत सलाम। मामला ज़रा गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मोहसिन नकवी साहब, उससे पहले आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इन्होंने बड़ी काविशें डाली हैं और बड़ा सक्सेसफुली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करवाया, जिसे इस्लामाबाद MOU कहा जाता है। उसके बाद लगता था कि चीज़ें बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ेंगी, ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन अमेरिकन ने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी और उसके बाद दोबारा अपनी एफर्ट्स को डबल डाउन करते हुए जो ब्लॉकेड है उसको भी जारी रखा, और जब ईरान ने 2 वेसल्स को टारगेट किया तो उसको फिर डिस्प्रोपोर्शनेट अटैक करके 12 दिनों तक हमले जारी रखे। अब मामला ज़रा गंभीर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ईरान इस वक्त अपनी 6 शराइत के साथ खड़ा है अपनी जगह पे, और यहाँ तक कि जो ओमान के साथ उसकी बातचीत हुई है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में कि सादर्न कॉरिडोर को बंद करेंगे, माइंस को क्लियर करेंगे, और उसके बाद जो टोल होगा वो दोनों मिलके कलेक्ट करेंगे, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन तब होगी जब अमेरिका यहाँ से ब्लॉकेड को ख़त्म करेगा। दूसरा, इस वक्त जो CIA के जॉन रेडक्लिफ हैं, उन्होंने एक बड़ी खामोशी के साथ 25 अगस्त को सफ़र किया मॉस्को का, जी। और वहाँ पे उनकी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ मुलाकात हुई। पुतिन ने मिलने से इनकार कर दिया, जिसमें 2 मैसेजेस बड़े वाजे आ रहे हैं। एक मैसेजेस तो ये कि रशिया को वार्न किया गया है कि ये जो आप ग्रे वॉरफेयर कर रहे हैं नेटो ममालिक के खिलाफ, इसे बंद करें। यानी ग्रे वॉरफेयर से मुराद ये है कि आप जो साइबर अटैक कर रहे हैं और उसके साथ जो आप प्रोपेगेंडा करें, इसे आप ख़त्म करें। और दूसरी बात उन्होंने ईरान के हवाले से कही है कि ईरान को प्रेशराइज करें कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो खोले, अदरवाइज अगर सैंक्शंस लगाएंगे तो वो रशिया के ऊपर भी आयद होंगे। अब इस सारे मामले में आपको याद होगा कि 2021 में जब विलियम बर्न थे डायरेक्टर CIA के, जी। वो जब रशिया गए थे तो उसके बाद रशिया यूक्रेन की जो जंग थी वो इंटेंसिफाई हुई थी। जब वो गए थे, यही जॉन रेडक्लिफ जब तशरीफ ले गए वेनेजुएला, तो फिर हमने देखा कि 1-2 महीने के बाद वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उचक लिया गया, और फिर यही क्यूबा गए हैं। तो ये बुनियादी तौर पे वार्निंग दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये चीज़ें प्रॉपरली मैनेज नहीं हुई, जो कि अभी तक मैनेज करने के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, ओमान, इन्होंने बड़ी जान मारी है, लेकिन अगर ये मैनेज नहीं होती तो मुझे ये बिगर वॉर की एक पिक्चर नजर आ रही है। और लास्ट पॉइंट ये कहूंगा कि देखें, ईरान रिसीविंग एंड के ऊपर है। ईरान ने जंग शुरू नहीं की थी, जंग अमेरिका ने शुरू की थी। जंग अमेरिका को खत्म करनी होगी, जैसे वियतनाम के अंदर उन्होंने जंग को खत्म किया था। ठीक। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू जिस तरफ डॉक्टर साहब भी इशारा कर रहे थे, अगेन जो रशिया वाला मामला है, और ज़रा अमेरिका कुछ भी हो वो प्रेशर बिल्ड कर रहा है। जंग का आगाज़ तो उसने किया था, वो पत्थर के ज़माने में धकेलना चाह रहा था, इस तहजीब को ख़त्म करना चाह रहा था, चीज़ें बैक बाउंस कर गई। इस वक्त कोशिशें जारी हैं, चाहे कतर की कोशिशें हों, पाकिस्तान की हों, ईरान का, माफ़ कीजिएगा, चीन का अमल दखल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अप्रिशिएट भी किया ख़ुद ईरानी लीडरशिप ने। आप समझते हैं कि ज़रा मैन प्लेयर है इस खित्ते का चीन, उसका इम्पैक्ट भी आएगा रशिया के ऊपर? तो डॉक्टर साहब ने बात की, और रशिया ज़रा इतनी जल्दी प्रेशर में नहीं आएगा, और जो कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से प्रेशर बिल्ड करने की, तो ये अगर हम लॉन्ग रन में देखें तो मज़ीद पेचीदगियाँ बनेगी, या मामलात काबू कर लिए जाएंगे, हालात बेहतरी की तरफ निकल जाएंगे, अमेरिका को समझ आ जाएगी कि पहले भी हमें शिकस्त हुई, अगर दोबारा कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो वो भी उनके लिए नुकसानदेह होगा? जफीर गनी भाई, आपने कहावत सुनी होगी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अमेरिका भी इस वक्त दुनिया को यही साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो शायद प्रेशराइज करके ईरान को झुका ले, लेकिन दरे पर्दा, जैसे आपने इस प्रोग्राम के शुरू में कहा कि हमारे फील्ड मार्शल का वहां जाना उन्हीं की तरफ से एक बिल्कुल बाखबर और बावसूख
जराए के मुताबिक अमेरिका की तरफ से ही ये एक रिक्वेस्ट थी। अच्छा, दूसरी बात, जैसे आपने चाइना की फौजी महाज पे तो अमेरिका को अंदाजा हो गया कि वो ईरान को शिकस्त नहीं दे सकता, और अभी उसने जो सोचा है, अमेरिका क्या, अमेरिका में सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है। अगर अमेरिकी अवाम की आप बात करें तो अमेरिकी अवाम तो खुद ट्रंप की इस पॉलिसी के खिलाफ है। आप यकीन करें कि जब भी इसकी हुकूमत गई, इसकी डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट इसी जंग पे हो जानी है। लेकिन जहां तक आपने देखा है अभी चाइना का रिस्पांस है, चाइना ने साफ जवाब दे दिया। इसका ख्याल ये था अमेरिका का कि ईरान के ऊपर तजारती पाबंदियां बढ़ाएगा, उसकी मुआशी हालत खराब करके शायद वो उसको झुका ले, अपने अवाम को एक तासुर दे कि हमने ईरान के खिलाफ जंग जीत ली है। लेकिन उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं है, वो शायद समझ रहा है कि ये कोई छोटा मुल्क है, ईरानी बहुत बड़ी कौम है और ये बिल्कुल झुकने वाली नहीं है। जिस तरह इन्होंने दिलेरी के साथ उसकी फौजी जारहियत का, अमेरिका का, इसराइल का मुकाबला किया है, उसी तरीके से उनकी मुआशी, और प्रैक्टिकली तो आप देखें काफी अरसे से इन्होंने मुआशी उसके ऊपर इतनी पाबंदियां लगाई हुई हैं। पाबंदियों के बावजूद ईरान अपने पांव पे खड़ा है, और चाइना इसलिए नहीं मानेगा, चाइना का अपना भी तजारती इंटरेस्ट है। खाली यही नहीं है कि जी वो खिते की जो है ना भलाई के लिए चाहता है, चाइना का अपना इंटरेस्ट है, रूस का अपना इंटरेस्ट है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका जैसे प्लान बना रहा है कि जी इसको पहले फौजी अंदाज से जो है ना शिकस्त देने का सोचा, नहीं दे सका, अब मुआशी मैदान में इतना मजबूर कर देगा कि ईरान घुटने टेक देगा, खाम ख्याली है। अकल के नाखून लेने चाहिए अमेरिका को, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप उसके साथियों को। जितनी जल्दी ये जंग खत्म करेंगे, खुद अमेरिका के अपने मफाद में है, उसके गल्फ में, खलीज में जो उसके इत्तेहादी हैं उनके मफाद में है, और हमारे जैसे मुल्क जो कितनी कोशिश कर रहे हैं, हम तो डेफिनेटली ये चाहेंगे कि जंग खत्म हो, हमारे भी हालात बेहतर हों और इस खित्ते के हालात भी बेहतर हों। अब डॉक्टर साहब, जो पाबंदियों की बात कर रहा है अमेरिका, ईरान के ऊपर ये पाबंदियां पहले भी थी और इन्हीं पाबंदियों में रहते हुए पैरेलल उनका सिस्टम काम करता है। आप जानते हैं बड़ी बारीकी से उनका जो नेटवर्क काम कर रहा था, जो सर्वाइवल था उनका, वो अब इसको भी कह रहे हैं उनकी लीडरशिप के हम सर्वाइव कर लेंगे, माजी में भी ये सब कुछ देख चुके हैं हम, तो हमारे लिए तो नया नहीं है। दूसरा ये कि अमेरिका जो टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है, उसको पता है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या जो उनके साथ मिलके इस खित्ते में भी के बेसिस इस्तेमाल हो रहे हैं, सो उनके लिए मुश्किलात हैं। तो ज़ाहिर है वो उनका मफाद जुड़ा रहेगा कहीं ना कहीं। वो जिस तरह एक गांव का चौधरी जो है वो इंगेज करता है अपने इलाके के लोगों को, अमीर नहीं उन्हें देता, आगे नहीं बढ़ने देता, ताकि वो नस्ल दर नस्ल उधर ही फंसे रहें। अमेरिका की ये पॉलिसी है कि जो छोटे ममालिक हैं एटलीस्ट हम उनको दबा के रखें, और ज़ाहिर सर्वाइव करना मुश्किल है। अगर ये जंग लंबी भी हो जाती है, ठीक है अमेरिका चला जाए 6 महीने साल और, तो इकॉनमी तो जो छोटे मुल्क हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं इस पूरी सूरत हाल से, तो ज़ाहिर उनके पास तो बैकअप इतना नहीं है। तो अमेरिका ये टैक्टिक्स प्ले कर रहा है, उसको पता है कि ज़ाहिर इधर रशिया भी है और चीन भी है, इतना आसान नहीं होगा इस पूरे खित्ते को दबाना। डॉक्टर साहब, ये आपने बिल्कुल वजह फरमाया। देखिए ये ईरान के जो डॉक्टर साहब की ऑडियो हैं मदनी साहब, उन्होंने कहा हमने 2 साल की तैयारी कर रखी और हमें अंदाजा था कि अमेरिका ये भी हरबा इस्तेमाल करेगा। और फिर ये देखें जिस सिस्टम में जब अमेरिका अकेला था, जब पैक्स अमेरिकाना था, तो ये जो आप मफरूजा दे रहे हैं बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। ये बिल्कुल छोटे ममालिक को उन्होंने दबा के रखना था। चौधरी का यही काम है कि एक अलग चौधरी को उठने न दे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या हम पल्ला हो। लेकिन वो चौधरी बन गए हैं, चाहे वो रशिया की सूरत में हो, चाइना की सूरत में हो, ब्राजील की सूरत में हो, साउथ अफ्रीका की सूरत में हो। और ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, ये भी सिर्फ सिक्योरिटी डिफेंस पैक्ट नहीं होगा, ये आप देखिएगा आगे जाके इसके पॉलिटिकल और इसके जो डिप्लोमेटिक असरात हैं वो खित्ते के ऊपर क्या आते हैं। और फिर जो ईरान के साथ जंग हुई है उसमें अमेरिकन क्रेडिबिलिटी को बड़ा सीरियस नुकसान पहुंचा है। मिसाल के तौर पे डिगाले के पास एचिसन को भेजा, प्रेसिडेंट थे उस वक्त कैनेडी, और उन्होंने कुछ सैटेलाइट पिक्चर्स देकर भेजी जिसमें क्यूबा के अंदर सोवियत यूनियन मिसाइल इंस्टॉल कर रहा था। तो डिगाले ने उन पिक्चर्स को साइड पे किया और उन्होंने कहा कि जब प्रेसिडेंट ने एक लफ्ज कह दिया तो मुझे उसके ऊपर एतबार है। हालांकि डिगाले बड़ा क्रिटिकल था रिगार्डिंग अमेरिका। लेकिन क्या आज आप तस्वर कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर कोई बात करे
तो लोग उस पर यकीन करेंगे या कोई अथॉरिटी यकीन करेगा? जब भी वो बात करते हैं तो ना मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की लीडरशिप उस पर यकीन करती है, ना यूरोप की करती है, और यहां तक कि कनाडा ने कैबिनेट नहीं यकीन पैक्स करती। अमेरिकाना इज ओवर, पैक्स अमेरिकाना इज ओवर। सो इट मींस कि क्रेडिबिलिटी नहीं रही। जब क्रेडिबिलिटी नहीं रही और आपने डॉलर को बहुत ज्यादा वेपनाइज कर दिया, तो नतीजा ये निकला कि लोग अल्टरनेटिव करेंसीज में ट्रेड करना शुरू करें। हालांकि उसका रेशो कम है, लेकिन शुरू हो चुका है। आपने अगर स्विफ्ट के जरिए सैंक्शंस लगाया रशिया और चाइना के ऊपर, तो चाइना ने अल्टरनेटिव बैंकिंग सिस्टम बना दिया जिसको अफ्रीकन कंट्रीज ज्वाइन कर रहे हैं, ईरान ने ज्वाइन किया हुआ है। तो कहने का मकसद ये कि ये तो आप अपने सिस्टम पे, अपनी टांगों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। देखना यह है कि क्या अमेरिका इस बदलती हुई सूरत हाल में अपनी पॉलिसी को रैशनली, प्रैग्मेटिकली आगे बढ़ाएगा, जिसके आसार मुझे कम से कम प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में नहीं नजर आ रहे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहां पे पॉलिसी मेकर नहीं है, सफारतकार नहीं है, वहां पे बिजनेसमैन है। प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत कामयाब बिजनेसमैन है, लेकिन अच्छे सियासतदान नहीं, अच्छे जो है वो पॉलिसी मेकर नहीं। और इसी तरह से जेरेड क्रूशनर हो, स्टीव विटकॉफ हो, या उनके खुसूसी एलची हो सीरिया और लेबनान के लिए, या उनके मिस्टर गोर हो भारत के अंदर जो उनके सफीर लगे हुए, या मिस्टर हक भी हो इजराइल के अंदर सफीर है, ये मुझे सारे बिजनेसमैन तो नजर आ रहे हैं, अच्छे सफारतकार, अच्छे सियासतदान नजर नहीं आ रहे। तो इस सारी सूरत हाल में जो पॉलिसी मेकिंग क्राइसिस है वो वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। लास्ट पॉइंट में जरूर कहता जाऊं कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप वाकई सीरियस है जंग खत्म करने में? अब तक के जो आसार नजर आ रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता वो सीरियस है। अमेरिका में एक अलग डिबेट स्टार्ट हो गई, और वो ये कि जिस तरह से उन्होंने टैरिफ आयद किए और इसी तरह से वो डॉलर की कीमत को नीचे गिराना चाहते हैं ताकि अमेरिकन मार्केट कम अट्रैक्टिव हो सारे दुनिया के ममालिक के लिए, जो कि इस वक्त अमेरिकन मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, चाहे वो चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया है। तो वो लिहाजा इस वॉर को, अनसर्टेनिटी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो पब्लिक ओपिनियन है और मिडटर्म इलेक्शंस है वो अलग मुसीबत खड़े किए हुए। तो मेरा ख्याल ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस सिचुएशन को न रिजॉल्व करेंगे और न ही इसको आगे इंटेंसिफाई करेंगे, एटलीस्ट जब तक मिड टर्म नहीं होता। ठीक, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, एक तरफ आज चूँकि जद्दा में OIC वज़राए हाजा इजलास हो रहा है, और ज़रा कुछ दिन पहले, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने उसका जिक्र भी किया मक्का माहिदे का, दोनों का अगर हम लिंक करें और खित्ते की जो सूरत हाल है उसको भी सामने रखें, तो कितना इम्पॉर्टेंट है, टाइमिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, और इसमें ज़्यादा इलामिया भी जारी होगा, फिर हमें पता चलेगा कि कौन कौन से मौज़ूआत इसमें डिस्कस हुए, बट हमें भी आइडिया है कि इसका मोटिव क्या हो सकता है। सो ये इम्पॉर्टेंट कितना है अगर हम इस तनाजुर में देखें तो? बड़ी इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। एक तो इंटरनेशनल सिस्टम में शिफ्ट आ चुकी है, दूसरा वी आर लिविंग इन अ 4 पोलर वर्ल्ड, और एक पोल जो है वो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के ज़ेर निगरानी वजूद में आ चुका है, बिकॉज ये डिफरेंट रीजन्स को कवर करता है। तुर्की इस वक्त यूरेशिया के अंदर है, पाकिस्तान साउथ एशिया में, सऊदी अरब जो है गल्फ के अंदर मौजूद है, और फिर इजिप्ट भी ज्वाइन करता है, तो अफ्रीका है। फिर इंपॉर्टेंट वाटरवेज यहाँ से गुजरते हैं, जिसमें आपको रेड सी ले लीजिए, ब्लैक सी ले लीजिए, स्वीज कैनाल ले लीजिए, आपका बाबल मंदब आ जाता है, और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आ जाता है, इंडियन ओशियन आ जाता है। फिर इनकी जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अमेरिका हाथ डालता है पाकिस्तान में तो टेररिज्म की कैंपेन फेल हो जाती है। अगर हाथ डालता है तुर्की में तो नेटो एक्सप्लोड करता है। हाथ डालता है सऊदी अरब में तो ऑयल एंड एनर्जी मार्केट ग्लोबल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और फिर हाथ डालता है अगर इजिप्ट के अंदर, तो उस सूरत में पूरा आर्किटेक्चर जो है वो धड़म से मिडल ईस्ट में अमेरिका का गिर जाता है। तो कहने का मकसद ये इतना आसान नहीं है, एक नया पोल वजूद में आ रहा है। इस सारे तनाजुर में OIC की मीटिंग, जो कि एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक फोरम है जिसके पास टीथ नहीं थे, और इस फोरम ने जो मक्का मुआहिदा इसने उनको दांत भी दे दिए, हथियार भी दे दिए, बिकॉज तकरीबन 130 बिलियन डॉलर्स के डिफेंस इनका बजट है अब तक, और तकरीबन इनको 1.5 मिलियन रेडी ट्रूप्स अवेलेबल होंगे, 6000 से ज्यादा इनके पास आर्मर्ड व्हीकल होंगे, हजारों की तादाद में जेट फाइटर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स हैं। तो इसका कहने का मकसद मैं ये बता रहा हूं कि इस वक्त आसान नहीं है। इस सारे तनाजुर में इस OIC का इजलास जो है वो डेफिनेटली बहुत सारे कंट्रीज को कन्विंस करेगा कि वो इस मक्का एग्रीमेंट को ज्वाइन करें, और यही वजह है कि बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, कतर और हत्ता के बहरीन और कुवैत अब वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, और यहां तक कि ईरान भी इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में तब्दीली होगी, ये मामला यहां पे रुकेगा नहीं।
चूंकि इसके पीछे चाइना भी खड़ा होगा, इसके पीछे रशिया भी खड़ा होगा, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि उन्होंने एशिया लुक पॉलिसी अख्तियार करनी है। तो वो ममालिक जो डिसरप्टर हैं, क्योस क्रिएटर हैं, उनको अल्टीमेटली यहाँ पे शिकस्त होगी। और थैंक्स टू ईरान वॉर और उससे पहले जो गजा पे हमला हुआ, उससे फिर लबनान पे, फिर कतर पे, फिर यमन पे, ये यके बाद दीगरे जो हमले हैं, इन्होंने इन ममालिक के अंदर एक एहसास पैदा किया है कि अ पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस और रीजनल अप्रोच फॉर रिजॉल्विंग रीजनल इश्यूज। ठीक, बहुत अच्छी बात आपने की। ब्रिगेडियर साहब, एक बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन बन रहा है। डॉक्टर साहब ने तो बड़ा ज़बरदस्त उस पर रोशनी भी डाली कि एक तरफ पाकिस्तान एटमी ताकत है, दूसरी तरफ खुद सऊदीया के पास ज़रा तेल के ज़खायर हैं, तुर्की जो है वो नेटो का हिस्सा है। सो ये तो रहा ये तीन जो मेन पॉइंट्स हैं। इसके साथ साथ जिस तरह बाकी ममालिक हैं ज़रा वो भी ज्वाइन करेंगे, एक बड़ी ज़बरदस्त ताकत मिलेगी। और जो वो था ना कि इस पूरे OIC को एक बगैर दांतों के देखा जाता तो ज़रा नहीं थी वो स्ट्रेंथ है, अब वो स्ट्रेंथ भी मिल गई है। ये कितना इंपॉर्टेंट होगा और जाहिर है इसका इम्पैक्ट हमें नज़र भी आ रहा है, जिस तरह बांग्लादेश की सूरत में और बाकी ममालिक भी आहिस्ता आहिस्ता शामिल होंगे। इम्पैक्टफुल कितना होगा ये ब्रिगेडियर साहब? जी जफीर भाई, देखें, मैं इन तीन ममालिक के अलावा जो चौथा मुल्क है, हालांकि बहुत से लोगों ने ये तासुर देने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का जो इत्तेहाद है ईरान के खिलाफ है, लेकिन ईरान के आपने चंद दिन पहले वो देखा होगा, इनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं मोहसिन रज़ाई, तो उन्होंने चंद दिन पहले बयान दिया था कि जी हम तो इसको जो ना बिल्कुल इस नज़र से देखते हैं कि हमारे खिलाफ ये बिल्कुल नहीं है, और अगर हमें एज ए फाउंडर मेंबर शरीक जो ना बानी के सियासत से शामिल करो तो हम खुद भी तैयार हैं इसके ऊपर। और ईरान में भी इस टॉपिक के ऊपर जो है ना अंदरूनी खाना डिस्कशन हो रही है। अच्छा, मिस्र के ऊपर अभी तक लोगों को शक है कि शामिल हो ना हो, क्योंकि मिस्र जो ना कैंप डेविड के समझौते के बाद इसराइल का पार्टनर बन गया है, और लेकिन बहुत से लोग अभी भी समझते हैं कि मिस्र लाजमी एक ना एक दिन जो है ना इस अकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। तो इसकी खास वजह जो है जो अकॉर्ड हुआ है, इस खिते के ममालिक जो है अभी समझ चुके हैं कि इनकी सलामती के लिए अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता। ईरान के साथ जंग में जब भी ईरान की तरफ से ड्रोन जाते थे तो अमेरिकी अड्डों से, इवन के जो गल्फ हमारे मुस्लिम ममालिक अंदर अमेरिकी अड्डे थे, उनकी भी कोशिश होती थी कि जो इसराइल की तरफ जाने वाले ड्रोन हैं उनको ज़ाया किया जाए, उनको गिराया जाए। और खुद इन ममालिक में इन अड्डों की तरफ जो आ रहे होते थे ड्रोन, वो उनके पास चूंकि इतने वेपन नहीं थे तो फेल होते थे, तो इसराइल का नुकसान कम हुआ है, इन ममालिक का नुकसान ज्यादा हुआ। और इसी तासुर की वजह से फिर जो है ना ये अकॉर्ड हुआ है और बहुत मजबूत हुआ। जैसे कभी आपने कहा कि तुर्की की टेक्नोलॉजी बहुत क्लास की टेक्नोलॉजी है, और इसी तरीके से नेटो से मिलती, यूरोपियन मुल्क है और नेटो से मिलती जुलती है। पाकिस्तान ने हालिया 1 साल पहले आप देखें इंडिया को बिल्कुल जो है ना नाक से लकीरें कटवा दी हैं। पाकिस्तान की मसल्ला अफवाज दुनिया की प्रोफेशनल आर्मी है, अल्हम्दुलिल्लाह जंगी महाज से उनको कुछ कष्ट नहीं दे सकता। और सऊदी अरब के पास न सिर्फ जो है ना पैसा है, बल्कि सऊदी अरब के पास विल भी है। ठीक। अच्छा, जहाँ तक अभी डॉक्टर साहब ने कहा था हमारे OIC का, मेरा नहीं ख्याल कि OIC जो है ना इस पोजीशन में है कि इसमें जो है ना वो कुछ कर सके, क्योंकि एक वजह तो ये है जैसे UAE हो गया, ये ऑलरेडी इसराइल के सपोर्टर है और उनके साथ एक मायदे में शामिल हैं। उसके साथ दूसरा मिस्र का, मैंने कहा अभी तक मिस्र को समझ नहीं आ रही है कि कैंप डेविड से निकले तो निकले कैसे। तो मुझे इससे भी ज्यादा जो मायूसी हुई है ना जफीर भाई, वो यूनाइटेड नेशन से हुई है, UNO से हुई है। जब से हमने देखा है UNO का नाम सुना था, और जैसे किसी भी मुल्क में जब झगड़ा होता है तो वो लोग जाते हैं सेशन कोर्ट के पास के वहाँ ब्रिगेडियर साहब, आप सही आपका शिकवा है, लेकिन मसला ये है ना कि वो अपने मफाद को ही पहले रखते हैं ना, वो उनको हमारे मफाद तो अजीज नहीं है, और ये मसला रहा है। जी हाँ, मैं ये कह रहा था यूनाइटेड नेशन तो अभी बिल्कुल जो है गैर फाल अदारा होगा, किसी काम का नहीं रहा। हालांकि उन्होंने रूलिंग दी है इसराइल के खिलाफ कि इसराइल ने जो मजालिम किया है, इवन के नेतन्याहू को उन्होंने जंगी मुजरिम करार दिया, लेकिन कोई तरफ देखता ही नहीं है। तो बेस्ट तरीका यही होगा कि इस खिते के ममालिक आपस में मिले, आपस में इत्तेहाद करें, और आपस में इत्तेहाद के बाद फिर ऐसी सिचुएशन पैदा करें
कि अमेरिका इसराइल उनको बिल्कुल हिम्मत ही ना हो इस खित्ते के किसी भी मुल्क की तरफ जो है मैली आंख से देखे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फिर इनके ऊपर हमला करने की कोशिश ठीक है। डॉक्टर साहब जाते जाते बताइएगा कि अफगानिस्तान को कैसे टैकल करना है। वो ट्रबल मेकर है पाकिस्तान के लिए स्पेशली, और सऊदीया की बात वो किसी हद तक सुनता भी है, समझता भी है। कोई इन्फ्लुएंस पड़ेगा और फ्यूचर में हमें अफगानिस्तान जो है वो बेहतर होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कोई ख़तरा है तो वो इधर से है, भारत के बाद। देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अफगानिस्तान के जरिए से पाकिस्तान को ब्लीड करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उन्होंने बड़ी इंटेलिजेंस बेस्ड इफेक्टिव ऑपरेशन के जरिए उनकी कमर तोड़ दी है, और यही वजह है कि अंदर भी रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गई है। जुम्मा खान ने अपने इलाके को कंट्रोल कर लिया है, और वहां से अब आवाजें आना शुरू हो गई हैं, इल्जाम लगाते हैं पाकिस्तान के ऊपर कि जी पाकिस्तान उनकी हिमायत कर रहा है। अरे भाई, इधर आपने तकरीबन 25 से 26 दहशतगर्द पाल रखे हैं, जिनकी तादाद कभी 28,000 बताई जाती है और कभी कोई 38,000 बताई जाती है, जिसमें BLA है, BLF है, लश्कर एहरार है, जिंदुल्ला है, जैशुल अदल है, दाइश है, अलकायदा है, ETIM है। ये सारे दहशतगर्द आपने पाल के रखे हुए। तो उस वक्त जब हम समझा रहे थे तो आपको समझ नहीं आ रही थी, तो आप शागिर्द होगी उस्तादों के साथ जो है आप छेड़छाड़ कर रहे थे, और अब आपको रोना आ रहा है और आप कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ ताउन करेंगे। एक बात मैं जरूर कहूं, देखें फ्रांस और जर्मनी का इख्तलाफ था यूरोप में, और वहां पे सवाल ये पैदा हो रहा था कि फ्रांस जर्मनी को शामिल नहीं करना चाहता था सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अमेरिका ने क्या किया कि जर्मनी को कोल कमीशन का मेंबर बनाया, और कोल कमीशन को सिक्योरिटी जो लैग था इत्तेहाद का उसका मेंबर बना दिया। तो इनडायरेक्टली इस तरह जर्मनी उसका मेंबर बन गया। तो एन मुमकिन है, अगर दिस इज माय हंच, आई डोंट हैव एनी एविडेंस बट दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अगर OIC will become the member of this Makkah agreement, so every Muslim country which is the member of this organization will automatically be the part and member of this Makkah agreement. It is quite possible because जो हालात हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। बिकॉज जो इस वक्त अमेरिका में खदशा है, जो पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी वो ये थी कि चूंकि यूक्रेन की वॉर की वजह से कभी भी रशिया यूरोप की तरफ नहीं देखेगा। जब से अमेरिका के इंटरसेप्टर्स खत्म हुए हैं, उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी की दुर्गत लगी है, उसके बाद अब ये खदशा पैदा हो गया है कि रशिया एन मुमकिन है जो करीबी ममालिक हैं जैसे लिथुआनिया वगैरह, इनको जरूर आंखें दिखाए और एक लिमिटेड किस्म की वहां पे इंटरवेंशन करे। सो इज द केस विद चाइना। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि चाइना ताइवान की तरफ देखे। तो आसार ये नजर आ रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो ये मामला फैलते जा रहे हैं। सो इस तनाजुर में अगर OIC के मेंबर अब भी प्रेगमेटिज्म का जो है मुजाहरा नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है फिर गेंद उनसे आगे चली जाएगी। जिस तरह आज UAE की इकोनॉमी का हालत है, ये फिर सबको भुगतना पड़ेगा। ठीक, और उम्मीद की जा रही है कि अल्लाह करे कि ये हो। और बड़ा अच्छा आपने ये नुक्ता भी उठाया कि OIC के जो मेंबर हैं एटलीस्ट वो सारे इस मायदे का भी हिस्सा बन जाए या इसको मर्ज कर लिया जाए, जो भी शक्ल बनती है, लेकिन ये एक अच्छी होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो कश्मीर की सियासी सूरत हाल के हवाले पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।